जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं एयर इंडिया को लेकर आई एक दुखद खबर से। आज भारत समेत पूरे दुनिया के लिए काफ़ी दुखद दिन था, क्योंकि आज एयर इंडिया का एक 787 एयरक्राफ्ट अहमदाबाद में टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो जाता है। हालांकि क्रैश के कारणों का पता तो नहीं चला, लेकिन इस दुखद हादसे में 242 में से 241 लोगों की मारे जाने की खबर सामने आ रही है, और इसमें एक सोल सर्वाइवर बचे हैं जो कि इस एयरक्राफ्ट की सीट नंबर 11A में बैठे थे। और माना जा रहा है कि वो इकलौते ही सर्वाइवर हैं जो अभी तक इस क्रैश में मिले हैं। हालांकि हम मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इनिशियल जो एक्सपर्ट्स हैं एविएशन, वो ये मानते हैं कि जो क्रैश हुआ है इसके पीछे डुअल इंजन फेलियर हो सकता है। उनका कहना है कि मॉडर्न एयरक्राफ्ट में ऐसी चीज़ों का होना, मतलब 1 मिलियन में एक बार ऐसा होता है कि ऐसा कोई हादसा हुआ हो, और ये बहुत रेयर होता है कि जब डुअल इंजन फेलियर एयरक्राफ्ट में हमें देखने को मिले। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिस हाइट में ये उड़ान भर रहा था, जिस एल्टीट्यूड में उड़ान भर रहा था, जो कि तकरीबन 600 फीट का था, उसमें अगर डुअल इंजन फेलियर हो जाता है तो पायलट के हाथ में फिर कुछ नहीं होता, और जब बिल्डिंग सामने हो तब कंडीशन और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, और वही अहमदाबाद के केस में हमें देखने को मिला। खैर, इस संवेदनशील स्थिति में हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को गंवाया है। साथ ही साथ हम ये भी आशा करते हैं कि बहुत जल्दी हादसों के जो असली कारण हैं इनके बारे में हमें पता चलेगा। और आप सबसे एक मेरा निवेदन ये भी है कि बहुत सारे लोग इस क्रैश से जुड़े जो मृतक हैं उनकी जो विभत्स तस्वीरें हैं या जो डिस्टर्बिंग इमेजेस हैं उनको शेयर कर रहे हैं। कृपया आप ये सब शेयर ना करें, और आप एक जिम्मेदार नागरिक होने की भूमिका निभाएं, और इस विपत्ति की स्थिति में आप उन सभी परिवारजनों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने इस हादसे में अपनों को गंवाया है, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। तो हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है SU-57 फैलन को लेकर के। SU-57 को लेकर कहीं ना कहीं अब वो पुराने दावे, जहां पर भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल और डिफेंस एनालिस्ट ये मानते थे कि चाइनीज़ दबाव के चलते, जो कि चाइना पाकिस्तान को J-35 देकर भारत के ऊपर बना रहा है, भारत तत्काल ज़रूरतों को देखते हुए स्टेल्थ फाइटर्स की तरफ जा सकता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब सच होती नजर आ रही हैं, क्योंकि अगर हम CNBC TV 18 के हवाले से बात करें तो भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऐसे हिंट सामने आए हैं कि भारत रशियन ऑफर को कंसीडर कर रहा है, जिसके अंतर्गत लिमिटेड नंबर्स में ही सही पर SU-57 कंसीडर किए जा रहे हैं। नंबर्स को लेकर इस पर जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि 2 से 3 स्क्वाड्रन, जिसमें 36 से लेकर 54 एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, ये भारत की तरफ से कंसीडर किए जा रहे हैं। खास बात तो ये है कि रशिया यहाँ पर फुल सोर्स कोड के साथ ये जो एयरक्राफ्ट है वो ऑफर कर रही है, जिसके अंतर्गत भारत के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि भारत अपने इंडिजिनस वेपन सिस्टम को इजीली इंटीग्रेट कर सकता है। इसके अलावा अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो भारत ने कुछ अपने रिक्वायरमेंट है रशिया के सामने रखी हैं, जिनको लेकर रशिया फिलहाल तो सकारात्मक जो कह सकते हैं निर्देश है वो देता नजर आया है। जैसे कि भारत का प्लान ये है कि हम उसी एयरक्राफ्ट को लेंगे जहां पर हमें इंडिजिनस गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टेक्नोलॉजी, जो कि रडार टेक्नोलॉजी है, वो इनकॉर्पोरेट करने का मौका मिले। और माना जा रहा है SU-57 के साथ ये अपॉर्चुनिटी भारत को मिल सकती है कि भारत इंडिजिनस रडार सिस्टम को इक्विप कर सकता है। इसके अलावा AL-51 का जो लोकल प्रोडक्शन है इसको भी मांग में रखा गया है, लेकिन इसमें कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। और खासकर कैट्स वॉरियर जैसा जो लॉयल विंगमैन ड्रोन है, इसका जो इंटीग्रेशन है इन एयरक्राफ्ट्स में, उसके लिए भी भारत ने रिक्वायरमेंट सामने रखी थी। अब देखना यह है कि रशिया भारत की इस चीज़ को मानता है या नहीं, और गांडीव जैसी जो मिसाइल्स हैं ये भी स्ट्राइक पैकेज में होनी चाहिए। ये चीज़ें कुछ हैं जो कि भारत अपने रिक्वायरमेंट में रख सकता है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम आपको क्लियर कर दें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये टिप्पणी नहीं है। ये टिप्पणी जो आ रही है ये मुख्यतः आ रही है जो हमारे अभी न्यूज़ सोर्सेज है उनके तरफ से। अभी हमें रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है उसका वेट करना पड़ेगा। राफेल डील को लेकर के भी कुछ नए हिंट सामने आए हैं। मीडिया सोर्सेज में बताया जा रहा है कि डसॉल्ट एविएशन की हरकतें खुद उसको इंडिया की एक मेगा डील से दूर करती जा रही हैं। आखिरकार अब आप सोच रहे होंगे कि हाल ही में डसॉल्ट एविएशन ने तो फ्यूजलाज मैन्युफैक्चरिंग को लेकर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ एक बड़ी डील को साइन किया है, लेकिन अचानक से ये बातें हम क्यों कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि राफेल डील जो अभी तक अटकी हुई है इसके पीछे कहीं ना कहीं फ्रांस ही जिम्मेदार है, क्योंकि फ्रांस कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनको मंजूरी देने में आनाकानी कर रहा है, और अब कहीं ना कहीं अगर यही चलता रहा तो फ्रांस के हाथ से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जा सकती है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में क्लेम किया जा रहा है कि भारत ने फ्रांस के साथ कई बार वेपन इंटीग्रेशन को लेकर के और MRFA डील के अंतर्गत सोर्स कोड की मांग करी थी, लेकिन फ्रांस ने ये चीज़ क्लियर कर दी है ऑलमोस्ट कि फ्रांस सोर्स कोड उसी कंडीशन में भारत को अवेलेबल करवाएगा
अगर भारत बड़ी संख्या में राफेल फाइटर्स का ऑर्डर देता है। आपको याद दिला दें, 2022 और 23 के बीच में भी यही डिस्कशन चल रहा था, जहां पर फ्रांस ने खुद इस चीज़ को एक्नॉलेज किया था कि अगर भारत की तरफ से जो नंबर्स हैं वो 80 प्लस होते हैं जेट्स के, तो फिर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है फ्रांस की तरफ से ऑफर की जा सकती है। अन्यथा अगर भारत फॉलो ऑन बैच ऑर्डर करता है, जिसमें आप फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि 18 से 36 एयरक्राफ्ट हो गए एडिशनल, या फिर तकरीबन 54 तक मामला पहुंच गया, तो फ्रांस के से भारत को फिर एक एक करके अपने जो वेपन सिस्टम है उनके इंटीग्रेशन के लिए सोर्स कोड की मांग करनी पड़ेगी। और ये हर बार एक कॉस्टली एंडेवर होगा, जहां पर सोर्स कोड को प्राप्त करना, इसके बाद इंटीग्रेशन करना और भी दूसरे प्रोसेस में भारत को अच्छा खासा पैसा व्यय करना पड़ सकता है। रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि फ्रांस का यही रवैया धीरे धीरे उसको भारत के एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम से दूर लेता जा रहा है और SU-57 की संभावनाओं को मजबूत करता जा रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि F-35 की बात क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि भारत की जो रिक्वायरमेंट है उसको अमेरिका कभी भी पूरा नहीं करेगा। और अमेरिका जिस प्रकार से अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हरकत कर रहा है, जिस प्रकार उसने अपने पुराने एलाइज के साथ हरकत करनी शुरू कर दी है, कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो बन रहा है। और भारत इस चीज़ को लेकर नहीं चाहेगा कि आने वाले भविष्य में हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लें जो तमाम रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत आए और भारत को उससे परेशान होना पड़े। हमारी अगली बड़ी अपडेट तुर्की के कान प्रोग्राम को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि तुर्की ने अपना खुद का जो 5th जनरेशन प्रोग्राम है उसको काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया है, और उसको उन्होंने TFX नाम पहले दिया था, जिसको अब बदल कर कान कर दिया है। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, जहां पर इंडोनेशिया ने ऑलमोस्ट ये चीज़ तय कर दी है कि वो तकरीबन 48 कान 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को तुर्की के साथ खरीदेंगे, जिसकी लागत तकरीबन $10 बिलियन होने वाली है। और तुर्किश प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगन ने वेडनेसडे को ये डेवलपमेंट अनाउंस किया है। एग्रीमेंट बेसिकली एक बड़ा एग्रीमेंट माना जा रहा है, जहां पर को डेवलपमेंट की बात भी की गई है, और तुर्की के साथ इंडोनेशिया की ये डील काफ़ी बड़ी मानी जा रही है। हालांकि प्रैक्टिकली देखें तो अभी ये एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में नहीं आया है, और अगर हम एक्सपर्ट्स की बात माने तो इसको प्रोडक्शन में आने में तकरीबन अभी 1 दशक का समय लगने वाला है, क्योंकि अभी ये टेस्टिंग फेज से गुजर रहा है और इसमें काफ़ी डेवलपमेंट है जो होने बाकी है। लेकिन इंडोनेशिया शायद को डेवलपमेंट के उद्देश्य से इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहा है, जहां पर वो इस चीज़ की आशा कर रहे हैं कि इसकी जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है ये भी उनको मिलेगी। और कहीं ना कहीं अब भारत में भी जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इसको लेकर सेम अप्रोच को लेकर बातचीत चल रही है, जहां पर अब दबाव बनना काफ़ी शुरू हुआ है कि भारत इस प्रोग्राम में सबसे पीछे होता जा रहा है। निस्संदेह हम एक ज़्यादा एडवांस फाइटर पे काम कर रहे हैं जो कि 5.5 जनरेशन का होगा, लेकिन हमें अब अपनी टाइमलाइन भी देखनी होगी, क्योंकि जिस टाइमलाइन में हम एक 5th जनरेशन को पिच करने वाले हैं, अमेरिका, चाइना और रशिया जैसे देश उसी टाइमलाइन में अपने 6th जनरेशन फाइटर्स को फील्ड करने का प्लान कर रहे हैं। अमेरिका ने तो खुलकर अपने प्रोग्राम को सामने रख दिया है, जिसको हम F-47 के नाम से जानते हैं। वहीं चाइना ने भी अपने जो नए फाइटर्स हैं जो कि 6th जनरेशन है उनको सामने रखने का यहाँ पर एक के बाद एक जो ट्रायल की वीडियोस हैं वो भी सामने रखी हैं। लेकिन भारत अभी 5th जनरेशन फाइटर पे ही स्टिक हुआ पड़ा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।